जय हिंद दोस्तों। अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप कि पिछले क्लासेस को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। जो मैग्नेटिज्म का जो क्लासेस स्टार्ट हुआ था लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक, वो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को उसमें कौन सा चीज़ समझ में नहीं आया, वो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आज हम लोग लेक्चर 4 देखने वाले हैं मैग्नेटिज्म का, और इसमें कुछ टॉपिक जो है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला टॉपिक जो है फोर्स ऑन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा जो है पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा है फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट। चौथा है टॉर्क ऑन करंट लूप। और पांचवा है आपका बाई-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग का ये जो सेशन चल ही रहा है, इसके अलावा अगर आप लोग को इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो 2020 नाम से एक सीजन 2020 चल रहा है, जो कि आप उसमें हर टॉपिक के बाद आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको ये 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जिससे ये होगा कि आप लोग वो 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हुए हम लोग आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसी तरह आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और तो आइए आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो फोर्स ऑन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रवेश करवाते हैं तो उसमें जो फोर्स लगता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हम लोगों का एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन सारे का इधर है। ठीक, उसके बाद अगर इसमें हम लोग पॉजिटिव क्यू चार्ज को हम लोग प्रवेश करवाते हैं, वो भी वी वेलोसिटी से। ठीक है, अगर पॉजिटिव क्यू, एक यहाँ पर मान लेते हैं क्यू चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव क्यू हो गया। ये पॉजिटिव क्यू जो है यहाँ पे प्रवेश करवा रहे हैं, जिसका वेलोसिटी यानी जिसका स्पीड जो है वो वी है। ठीक है, वी स्पीड से प्रवेश करवाते हैं। तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब ये चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जब प्रवेश करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाता है, और वो फोर्स जो होगा कि उसका मैग्नीट्यूड जो होगा Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू हो गया आपका चार्ज, वी हो गया वेलोसिटी, चार्ज का वेलोसिटी, इंटू बी हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और साइन थीटा मतलब जिस एंगल से हम लोग प्रवेश करवाएंगे चार्ज को उसका एंगल हो गया। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में देखें तो Fm वेक्टर Fm इज इक्वल टू क्यू इंटू वैक्टर वी इंटू वैक्टर बी, ये है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा कि अगर कोई चार्ज को हम लोग, ठीक है, कोई एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम लोग पॉजिटिव क्यू से दिखा रहे हैं और वो वी वेलोसिटी से किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कर रहा है, तो फोर्स जो होगा वो फोर्स Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा यानी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, वो लगेगा परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पे देखिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, और ये आपका हो गया चार्ज। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसके भी परपेंडिकुलर है, देख रहे हैं। देखिए, ये जो है वो इस फील्ड के परपेंडिकुलर है फोर्स, और यही फोर्स जो है आपका इसके भी परपेंडिकुलर है, देख रहे हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है जो फोर्स लगेगा वो आपका परपेंडिकुलर लगेगा बी के भी और वी के भी, जो वेलोसिटी क्यू का जो चार्ज है उसके भी परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये क्यू चार्ज को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर अगर हम लोग प्रवेश करवा रहे हैं 90 डिग्री के एंगल में, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग चार्ज को 90 डिग्री के एंगल में अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे अगर डाल रहे हैं इस चार्ज को, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे। तो पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग किसी कंडक्टर को रखते हैं या फिर कोई और मटेरियल को अगर हम लोग रखते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड से रिएक्ट करता है, तो वो 90 डिग्री के एंगल में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है।
तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों के पास मौजूद है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें कोई चार्ज हम लोग 90 डिग्री के एंगल में अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग प्रवेश करवा रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा चार्ज जो है इसके परपेंडिकुलर, तो सारा का सारा फोर्स जो है वो उस क्यू चार्ज में ये मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, जिसके वजह से जो फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, वैसे हम लोग एक इक्वेशन से देख लेते हैं, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, थीटा का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है। तो सारे को इसको अगर 1 से इंटू करेंगे तो क्या निकलेगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी निकलेगा। तो यहाँ पर जो है आप देखने का चीज़ है, यहाँ जो है मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। ठीक, ये 90 डिग्री में हो गया। अगर उसी चार्ज को हम लोग क्या करें, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में रख दें, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी, और इसके पैरेलल में हम लोग क्या किए, किसी चार्ज को पैरेलल, इसके पैरेलल ही यहाँ रख दिए क्यू चार्ज को। तो यहाँ देखिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस पे टच नहीं कर रहा है और ना ही इसको क्रॉस कर रहा है। तो होगा क्या कि अगर कोई भी फील्ड लाइन इसको कट नहीं करेगा तो यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि इसके पैरेलल में है। ठीक है, चार्ज जो है वो इस तरह के पैरेलल में रहे या फिर इसके अपोजिट इधर आपका चार्ज रहे, यानी अगर बोले तो 0 डिग्री में रहे या 180 डिग्री में रहे, फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा चार्ज के ऊपर वो 0 लगेगा। ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये, अगर ये चार्ज अगर रेस्ट में है, अभी वेलोसिटी v में देखें हम लोग, अगर चार्ज रेस्ट में है तो भी फोर्स जो लगेगा वो 0 लगेगा। उसके अलावा ये चार्ज अगर पॉजिटिव ना है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, यानी अगर चार्ज ये न्यूट्रल है तो भी फोर्स जो लगेगा वो 0 लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये क्यू चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर 90 डिग्री में है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, अगर इसके पैरेलल में है या फिर इसके अपोजिट एंटी पैरेलल में है तो फोर्स जो लगेगा वो 0 लगेगा। तीसरा चीज़, अगर ये चार्ज अगर रेस्ट में है तो फोर्स 0 लगेगा, अगर ये चार्ज न्यूट्रल है तो भी 0 लगेगा। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो आपका वेक्टर वेलोसिटी और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होता है। जैसे हम लोग माने थे ये बी है, ठीक है, और ये माने थे हम लोगों का ये वी है, दोनों वेक्टर में है। ठीक है, तो यहाँ फोर्स जो होगा वो वेक्टर फॉर्म में होगा और इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। देख रहे हैं आप, ये फोर्स जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर है और ये वेलोसिटी वी के भी परपेंडिकुलर है। ये फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है, वो इस वेलोसिटी के, चार्ज के वेलोसिटी को ना ही बढ़ा सकता है और ना ही घटा सकता है, क्योंकि चार्ज को अगर हम लोग किसी वेलोसिटीज में डाल रहे हैं, किसी वेलोसिटी से प्रवेश करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन जिस वेलोसिटी से हम लोग उस इलेक्ट्रिक चार्ज को उसमें प्रवेश करवा रहे हैं वही उसका स्पीड रहेगा, ना ही उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, फोर्स लगने के कारण ना ही उसमें बढ़ेगा और ना ही घटेगा। ठीक है, वो उसी जिस एक्सिस में रहेगा उसी एक्सिस में रन करता रहेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, ये चार्ज का केवल डायरेक्शन चेंज होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे डायरेक्शन चेंज होता है, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन ना ही स्पीड बढ़ेगा और ना ही घटेगा। इसके अलावा इसके मैग्नीट्यूड, जिस वेलोसिटीज में हम लोग डालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड में भी कोई आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, अब हम लोग डायरेक्शन के बारे में जानेंगे कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, कोई भी चार्ज ले लेते हैं, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग प्रवेश करवाएंगे तो उस चार्ज का डायरेक्शन कैसे होगा, कैसे वो रन करेगा। तो इस चार्ज के डायरेक्शन को जानने के लिए राइट हैंड रूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या करेंगे कि ये आपका राइट हैंड रूल हो गया। ये राइट हैंड को क्या करेंगे कि जिधर आपका चार्ज है उधर की ओर ये चारों उंगली करेंगे और इसको टर्न करवाएंगे, चारों उंगली को अपनी पाम के तरफ ऐसे टर्न करवाएंगे इधर। तो जिधर वो चारों उंगली टर्न होगा उधर का डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और थंब जो होगा, थंब का जो डायरेक्शन, जब थंब को हम लोग फैलाएंगे तो थंब जिधर भी डायरेक्शन होगा उधर होगा उसका मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग एक नेगेटिव चार्ज को हम लोग यहाँ पे जब हम लोग प्रवेश करवाएं मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे घुसा
और मैग्नेटिक फोर्स लगने के कारण से ये जो है इसका डायरेक्शन जो है वो ऊपर की ओर चला गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, ये ऐसे हो गया, चार्ज गया यहाँ से, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये हो गया फोर्स, इधर हो गया फोर्स, और ये हो गया वेलोसिटी चार्ज का, और ये हो गया बी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी क्लियर हो गया कि जो फोर्स होगा वो बी और वी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया नेगेटिव चार्ज के बारे में। अगर यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज को अगर प्रवेश करवाएंगे तो क्या होगा, तो जब पॉजिटिव चार्ज को हम लोग यहाँ प्रवेश करवाएंगे तो नेगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट काम करेगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रवेश करवाएं, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ फोर्स जो लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर ही है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो जिधर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रवेश करवाएं तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर चला गया और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की ओर आ गया, यानी एक दूसरे के अपोजिट में रन करवा रहा है। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायरेक्शन जो होता है वो हम लोग किधर से प्रवेश करवा रहे हैं, किधर से वो इंटर ले रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, समझ गए। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि FM जो होता है वो आपका वेलोसिटी और B के परपेंडिकुलर होता है। ये आपका V हो गया और ये आपका B हो गया, ये परपेंडिकुलर काम करता है, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये कि जो चार्ज इंटर लेता है उसको जानने के लिए राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ कि अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश कर रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, अगर फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग इसमें प्रवेश करवा रहे हैं तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा। इतना समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स के या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करवाए थे। अब उसी को हम लोग जानेंगे कि वो जो मूविंग चार्ज है जो भी हम लोग वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करवा रहे थे, उसका जो डायरेक्शन होगा वो मूव किस डायरेक्शन में करेगा, कहाँ पे करेगा, ठीक है, वो हम लोग जानेंगे। यहाँ देखिए, ये पॉइंट वही कह रहा है जो मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों से। द पाथ ऑफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द वे इट इंटर द फील्ड। यानी जिस तरह से वो चार्ज जिधर से इंटर लेगा वही जो है उस पे उसके इंटरिंग पे डिपेंड करता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कि उसका जो चार्ज का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो यहाँ से ऐसे प्रवेश करवा रहे हैं, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये पूरा ये यहाँ जो देख रहे हैं क्रॉस क्रॉस करके है, ये सारा आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक चार्ज को यहाँ पे इंटर करवाएंगे वी वेलोसिटी से। तो यहाँ पे जैसे ही इंटर करवाएंगे ये क्या करेगा, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा जो इसको धक्का देगा बाहर की ओर। यहाँ देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो है एक सर्कल में ऐसे रोटेट करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो यहाँ का जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से हम लोग प्रवेश करवाएं उसका वेलोसिटी अगर हम लोग P पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो होगा क्या कि यहाँ पर जो वेलोसिटी जो लगेगा वो वेलोसिटी इधर लगेगा और फोर्स जो लग रहा है वो नीचे डाउनवर्ड की ओर लग रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये मान लेते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड है B, और इसमें अगर हम लोग परपेंडिकुलर ऐसे इंटर करवाते हैं, ठीक है, यहाँ इंटर अगर हम लोग ऐसे करवाएं, ये इंटर करवाएं यहाँ से हम लोग कोई चार्ज को, तो फोर्स जो लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इंटर करवा रहे हैं इधर से, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है इसमें, ठीक है। तो रोटेट हो रहा है ऐसे। अब हम लोग क्या किए कि एक P पॉइंट पकड़ लिए यहाँ पे। इस P पॉइंट में जब वहाँ पर हम लोग यहाँ पे फोर्स देख रहे हैं तो फोर्स लग रहा है नीचे डाउनवर्ड की ओर, और वेलोसिटी जो है यहाँ पर ऐसे वेलोसिटी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग कोई चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करवाते हैं तो फोर्स जो लगेगा वो सर्कल के बीचों बीच में, इधर से फोर्स लगेगा बीच की ओर, इधर से फोर्स लगेगा बीच की ओर, इधर से फोर्स लगेगा बीच की ओर। यानी किसी भी डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स निकालें तो सर्कल के सेंटर में फोर्स लगेगा। उसके बाद अगर ये चार्ज अगर निकलना चाहेगा, निकल के अगर बाहर जाने चाहेगा तो एक आर्क बना के जाता है। यहाँ देखिए एक टेंजेंट लाइन खींच जाता है इस तरह से, तो ये चार्ज कुछ इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। पहला चीज ये आपका 90 डिग्री में जब हम लोग इंटर करवाएं तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए कि फोर्स जो उसमें लग रहा है तो
P पॉइंट में जो फोर्स लग रहा है, जो कि सर्कल के सेंटर में लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू हो गया चार्ज, वी हो गया वेलोसिटी और बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ इस फिगर में देखिए दोस्तों, इस फिगर में क्या है कि यहाँ पे हम लोग नेगेटिव चार्ज को हम लोग यहाँ पे एंटर करवाए थे, तो ये रोटेट कर रहा था इस तरह से, राइट की तरफ से रोटेट कर रहा था। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वही अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग यहाँ पे एंटर करवाएंगे तो इसका जो रोटेशन होगा वो लेफ्ट की तरफ से होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो चार्ज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव चार्ज आए तो उसका कुछ और डायरेक्शन होगा, और पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा वो नेगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट में रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज जो है वो जैसे ही इंटर किया तो वो चार्ज जो है वो रोटेट होने लगा अपने एक्सिस में, और उसका फोर्स जो लग रहा है वो अंदर की ओर लग रहा है, और वेलोसिटी जो है वो बाहर की ओर जा रहा है, मतलब उसका टेंजेंट जो बन रहा है वो बाहर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया V और P के। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉन जब हम लोग यहाँ पे इंटर करवाएं, चार्ज पार्टिकल से इंटर करवाएं, तो ये रोटेट कर रहा है, और रोटेट करके एक आपका यहाँ एक रेडियस बना रहा है। ठीक है, जब फोर्स लग रहा है तो फोर्स लग रहा है तो एक रेडियस बना रहा है। ठीक है, तो इस ये रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। फोर्स जो हम लोग देखे थे, फोर्स क्या था, Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा Fm इज इक्वल टू फोर्स जो लग रहा है वो क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यहाँ से ये जो रेडियस, उस सर्कल का जो रेडियस है उससे हम लोग को पता चल जाएगा रेडियस क्या है। तो रेडियस निकालेंगे, आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और ये सारा नीचे चला जाएगा, क्यू वी और बी यहाँ नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसका एक वी से ये वी कट जाएगा, तब यहाँ जो आर निकल के आएगा, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। ये हो गया रेडियस। यानी जब वो चार्ज पार्टिकल्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाएंगे तो ये इस रेडियस से वो वहाँ पे रोटेट करेगा और घूमता रहेगा एक ही सर्कल में कांस्टेंट, जब 90 डिग्री में एंटर करवाएंगे तब। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक पॉइंट बोल रहा है, इफ B इज कांस्टेंट देन R इक्वल टू कांस्टेंट। कहने का मतलब यही है कि अगर B, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो वहाँ रेडियस भी है, रेडियस जो बनेगा उस चार्ज का वो भी कांस्टेंट होगा। तो कहना सही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो वहाँ पे जो रेडियस बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा। अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग बहुत बढ़ा देते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, और फोर्स अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रेडियस हो जाएगा कम। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ देखिए इस फॉर्मूला से हम लोग समझते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे फोर्स भी जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स अगर बढ़ जाएगा तो रेडियस, उस सर्कल का रेडियस जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड B अगर कांस्टेंट है तो R भी कांस्टेंट होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस को घटा देगा। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग वो समझ गए कि रेडियस जो है वो कैसे है, कैसे डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर B कांस्टेंट है, रेडियस अगर कांस्टेंट है, तो वहाँ कर्व जो बनेगा वो एक सर्कल की तरह बन रहा था। तो वो एक सर्कल पूरा करने में, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है वो हम लोग इस एक फॉर्मूला से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, t इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम के क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, स्पीड होता है, ये फॉर्मूला होता है टाइम जानने का, टाइम निकालने का। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस के जगह पे यहाँ पे देखिए जो सर्कल का जो डिस्टेंस होता है वो 2 पाई r होता है। ठीक है, और आपका स्पीड क्या दिया हुआ है, किस वेलोसिटी से हम लोग एंटर करवा रहे थे, v वेलोसिटी से, तो यहाँ पर दे दिया v वेलोसिटी, तो 2 पाई r बाई v हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, r का हम लोग निकाले थे, तो r के जगह पे हम लोग क्या कर दिए, r के जगह पे हम लोग लिख दिए mv बाई क्यू। तो टोटल जो निकल का आया t, वो निकल का आया t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी, ये निकल के आया टाइम। अगर उसी सर्कल का अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है तो टाइम का जस्ट उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्यू बी बाई 2 पाई एम, इसका जस्ट उल्टा।
ठीक है, समझ गए। तो यहां पर दिया हुआ है नोट दैट टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी एफ आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड वी ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस आर। सही कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आर था और यहाँ पे वी था। जब इसको हम लोग सॉल्व किए, सॉल्व करके जो टाइम निकला वो 2πm/क्यू निकला, जिसमें आपका ना तो v का जिक्र किया है इस फॉर्मूला में और ना ही आपका रेडियस का जिक्र किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ना ही इसमें v स्पीड का जिक्र किया है वेलोसिटी का और ना ही रेडियस का जिक्र किया है। वही आपका फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी इसका जस्ट उल्टा हो गया, तो इसमें भी ना आपका वेलोसिटी स्पीड का जिक्र किया गया है और ना ही रेडियस का। तो टाइम जो होता है, टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है वो ना ही रेडियस और ना ही वेलोसिटी स्पीड पे डिपेंड करता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल्स अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग परपेंडिकुलर उसमें एंटर करवाते हैं उस चार्ज पार्टिकल्स को 90 डिग्री में, तो किधर फोर्स लग रहा था और क्या हो रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, जब उस चार्ज को किसी एंगल से 90 डिग्री से कम एंगल से अगर हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कि यहाँ दिया हुआ है चार्ज पार्टिकल्स इंटर एट एंगल थीटा टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द वेलोसिटी v कैन रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो यहाँ देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये इस एंगल में हम लोग इसका चार्ज को हम लोग इंटर करवाएं, तो यहाँ पर एंगल क्या हो गया, थीटा एंगल हो गया। और इसको जो है वो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से दिखाया गया, पहला v1 और दूसरा v2 दिखाया गया। तो v1 जो होगा v cos थीटा, जो कि फील्ड का डायरेक्शन में जो एक्टिंग हो रहा है, इस फील्ड के डायरेक्शन में ये काम कर रहा है। यहाँ देखिए ये v1 जो है वो फील्ड के डायरेक्शन में काम कर रहा है, और v2 जो है आपका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर काम कर रहा है, और इन दोनों के बीच में एक ये वेलोसिटी है। इसको हम लोग चलिए अच्छे से समझते हैं। यहाँ देखिए अगर उस चार्ज पार्टिकल को हम लोग किसी एंगल से अगर यहाँ पर हम लोग इंटर करवा रहे हैं तो होगा क्या कि यहाँ पर देखिए दो कंपोनेंट है, एक v1 है और एक v2 है। तो v1 वेलोसिटी क्या कर रहा है, इस चार्ज पार्टिकल्स को ऊपर धक्का दे रहा है, ऊपर जाने के लिए बोल रहा है। v2 जो है वो ऊपर की ओर जाने के लिए बोल रहा है, और v1 जो है वो इधर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने के लिए बोल रहा है। तो इस कारण से जो चार्ज पार्टिकल है वो ऊपर भी जाना चाह रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड में भी जाना चाह रहा है। तो इससे ये हो रहा है कि ये जो चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे मूव कर रहा है और ये आगे भी बढ़ रहा है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये दोनों काम कर रहा है। अगर ये किसी 90 डिग्री के कम एंगल से अगर हम लोग इसको इंटर करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये v1 वेलोसिटी से आगे की ओर धक्का मिल रहा है इसको ऐसे, और ये जो है मतलब v2 के कारण से ऊपर की ओर धक्का मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। तो इस तरह से वो हेलिकल का स्ट्रक्चर बना रहा है और धीरे धीरे जो है वो आगे मूव कर रहा है। ठीक है, और जब हम लोग 90 डिग्री के एंगल में हम लोग करवा रहे थे तो वो एक ही जगह कांस्टेंट होकर एक ही सर्कल में रोटेट करता जा रहा था, कोटता जा रहा था ऐसे। ठीक है, ये आगे नहीं मूव कर रहा था, एक ही जगह कांस्टेंट मूव कर रहा था, एक सर्कल बना रहा था। तो यहां बोल रहा है द परपेंडिकुलर कंपोनेंट v2 v sin थीटा मूव्स द चार्ज पार्टिकल्स इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब उस चार्ज पार्टिकल्स को सर्कुलर मोशन में रखने की कोशिश कर रहा था। जबकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट वाइल द हॉरिजेंटल कंपोनेंट v1 v cos थीटा मूव इट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो और v1 जो कि हॉरिजेंटल पैनल था, उस हॉरिजेंटल कंपोनेंट के वजह से वो चार्ज पार्टिकल्स क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा था। इन द अदर वर्ड द चार्ज पार्टिकल्स कवर सर्कुलर पाथ एज वेल एज लीनियर पाथ, कंसिक्वेंटली द चार्ज पार्टिकल्स विच फॉलो हेलिकल पाथ। एक हेलिकल पाथ बन रहा है इस तरह से। ठीक है, समझ गए। अभी हम लोगों ने रेडियस देखा था, जब चार्ज को हम लोग 90 डिग्री में एंटर करवा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में। अब हम लोग देखें कि कुछ एंगल से जब हम लोग एंटर करवा रहे हैं उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स क्या होगा, Fm इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू वी टू बी इक्वल टू एम इंटू वी टू का स्क्वायर बाय आर टू। ठीक है, तो रेडियस जो निकल के आया आर इज इक्वल टू, अगर आर इसको इधर भेज देंगे और बाकी कंपोनेंट को इधर ले आएंगे तो आर इज इक्वल टू एम बी टू बाई क्यू बी। तो यहाँ जो निकल के आएगा आर इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी। ये याद कर लीजिए दोस्तों, अगर इसको अगर एग्जाम में सॉल्व करने जाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो कुछ कुछ चीज़ को आप लोग को रट लेना है ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। जो है आपका फॉर्मूला, अगर कुछ एंगल से, अगर थीटा एंगल से अगर एंटर कर रहा है चार्ज तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर 90 डिग्री के एंगल से अगर एंटर कर रहा है तो आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी लगेगा। इसमें केवल अंतर क्या है कि अगर कुछ एंगल से अगर यहाँ पर एंटर कर रहा है तो यहाँ केवल साइन थीटा लग जा रहा है। जिस एंगल से एंटर करेगा उतना इस साइन का एंगल लग जाएगा। वहाँ पे क्या था, साइन 90 डिग्री था, 90 डिग्री के एंगल में एंटर करवा रहे थे तो 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री 1, तो पूरे को अगर 1 से इंटू करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। तो 90 डिग्री के एंगल में आर जो निकलेगा आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, और अगर किसी एंगल से निकलेगा, किसी 90 डिग्री से कम किसी दूसरे एंगल पे अगर हम लोग एंटर करवा रहे हैं तो आर इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी। ठीक है, ये रेडियस देख लिया हम लोग। अब हम लोग जानते हैं कि वो जो रेडियस है उस एक सर्कल को पूरा करने में कितना टाइम लेता है। देखिए यहाँ जो टाइम जो लगेगा वो t इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी लगेगा। ठीक है, जैसा कि पिछला जो हम लोगों ने 90 डिग्री में एंटर करवाया था चार्ज को, तो वहाँ पर जो टाइम जो लग रहा था वो 2 पाई एम बाई क्यू बी लग रहा था। उसी तरह यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगा, और फ्रीक्वेंसी जस्ट टाइम के उल्टा क्यू बी बाई 2 पाई एम। ठीक है, और यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है वो रेडियस और स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड और रेडियस से, क्योंकि यहाँ देखिए टाइम में कहीं आपको वेलोसिटी v दिख रहा है और ना ही r दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी में भी वही है, v और r नहीं दिख रहा है। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है वो ना ही वेलोसिटी और ना ही रेडियस पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट होता है इनसे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे दोस्तों वो फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो सपोज दो हम लोग लॉन्ग कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, एक कंडक्टर ए और दूसरा कंडक्टर बी। ठीक है, जिसमें ए में है I1 करंट फ्लो कर रहा है और बी में I2 करंट फ्लो कर रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस में दोनों है। ठीक है, ये समझ गए, सेपरेट जो किया गया है वो r डिस्टेंस में सेपरेट किया गया है। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 इंटू I2 बाई R पर यूनिट लेंथ, यानी हर लेंथ में इतना फोर्स जो है वो उसमें लग रहा है जब उसमें करंट हम लोग फ्लो करवा रहे हैं तो। ठीक है, तो यहां देखिए कि दो कंडक्टर ले लिए, दोनों में करंट का डायरेक्शन जो है आपका सेम है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहां क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो जब राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे तो करंट का डायरेक्शन यहां देखिए ऊपर की ओर है। अभी हम लोग केवल बी कंडक्टर का बात कर रहे हैं, तो यहां पे थंब का डायरेक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और चारों उंगली का डायरेक्शन जो है वो इधर से ऐसे करके ऐसे आएगा। ठीक है, तो इधर से हम लोग जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे क्रॉस का साइन होगा। ठीक, और इधर से आ रहा है हमारी ओर तो यहां डॉट का साइन होगा। समझ गए। उसी तरह कंडक्टर ए में देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसे है, और यहां पे अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो यहां पे हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो यह इधर हो गया थंब का डायरेक्शन, थंब का डायरेक्शन इधर हो गया, तो चारों उंगली ठीक है ऐसे घूम के आएगा। तो चारों उंगली जिधर से घूम रहा है, जिधर से एंटर ले रहा है, तो इधर हो जाएगा क्रॉस और इधर हो जाएगा डॉट, कुछ इस तरह। अब मैं इसको क्लियरली समझा रहा हूं, इधर हो गया क्रॉस, इधर हो गया डॉट कंडक्टर बी में, कंडक्टर ए में हो गया, इधर हो गया क्रॉस, इधर हो गया डॉट। तो इस क्रॉस डॉट को मैंने पहले ही समझाया था कि क्रॉस डॉट नोटेशन जो है वो कैसे काम करता है। अब मैं फिर से दिखा रहा हूं कि अगर यहां पे बी कंडक्टर में करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है तो क्रॉस हो जाएगा इधर, डॉट हो जाएगा उधर इधर, क्योंकि जो चारों उंगली जो है वो कुछ ऐसे रोटेट होके आ रहा है इधर से ऐसे। ठीक है, और इधर भी करंट का डायरेक्शन ऊपर होने की वजह से क्रॉस हो रहा है इधर, डॉट हो रहा है इधर, क्योंकि यहां से जो चारों फिंगर जो है वो ऐसे होके आ रहा है।
ठीक है, तो क्रॉस हो गया इधर, डॉट हो गया इधर। तो यहां पे देखिए ये जो है आपका, ये जो आपका क्रॉस डॉट है, ये दोनों अनलाइक है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये तो अपोजिट होने के कारण से क्या है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये कंडक्टर क्या करेगा, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट होगा और दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेगा। समझ गए? तो अगर कंडक्टर का, दोनों कंडक्टर में अगर सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। वही क्या करेंगे, अगर बी का करंट का डायरेक्शन हम लोग इधर से कर देते हैं तो क्या होगा, कंडक्टर ए में बात करें तो यहां पे क्रॉस था और यहां पे डॉट था पहले, ठीक है। अब क्या है कि कंडक्टर बी में इधर हो जाएगा आपका क्रॉस और इधर हो जाएगा डॉट। तो ये देखिए ये दोनों का जो, ये दोनों चार्ज जो है दोनों लाइक चार्ज है, ठीक है। दोनों लाइक होने के कारण दोनों क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो कंडक्टर ए और कंडक्टर बी के बीच में रिपेल का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे यही पॉइंट लिखा हुआ है कि लाइक करंट होने के वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों को करंट का डायरेक्शन अगर इधर है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। वही एक का अगर करंट का डायरेक्शन अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो अनलाइक करंट होने के कारण से एक दूसरे को रिपेल करेगा। समझ गए? तो आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े पोल्स जो रोड के किनारे पोल्स लगे रहते हैं, उन लोग के बीच का, कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखा जाता है ताकि जो है उस पे अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लगे। क्योंकि देखिए 3 फेज वहां से पार होते हैं, ठीक है। तीनों फेज के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखा जाता है ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ना लगे। क्योंकि तीनों में देखिए करंट का डायरेक्शन तो सेम होता है, जो कि यहाँ पे आर, वाई और बी होता है। तीनों के बीच में करंट का डायरेक्शन देखिए, तीनों जो है करंट का डायरेक्शन सेम है। तो इसलिए इन तीनों के बीच में एक डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस रखा जाता है ताकि अट्रैक्शन जो है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो ये चारों तरफ बन रहा है इसके, ताकि ये तीनों जो है एक दूसरे पे आके चिपके नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है लेकिन ये कुछ डिस्टेंस में है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में है ताकि ये जो है आके एक जगह सट नहीं रहे, चिपक नहीं रहे, ठीक है। तो इसलिए डिस्टेंस जो है वो मैटर करता है। अगर करंट बहुत ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो उसी हिसाब से जितना ज़्यादा, जिस कंडक्टर में जितना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है उतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो उसी हिसाब से जो तीनों कंडक्टर का बीच में है या 2 कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस रखा जाता है उसी हिसाब से देख कर रखा जाता है ताकि वो उसमें अट्रैक्शन ना लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब देखिए हम लोग, ये जो टॉपिक है वो टॉर्क से टॉपिक है, टॉर्क ऑन करंट लूप, ठीक है। तो ये पॉइंट कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रैक्टिकल डिवाइस जो है वो करंट लूप जो है वो बहुत सारे प्रैक्टिकल डिवाइस में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपका मोटर हो गया, बहुत सारे मीटर्स हो गया, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। और इसमें करते क्या है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग वहाँ पे बीच में डालते हैं, जो कि आपका एक्सिस जो है वो PQ दिया हुआ है। तो वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वजह से उसमें कुछ रिएक्शन होता है, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए इस फिगर में क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ये, ठीक है, B दिया हुआ है और इसके बीच में कंडक्टर जो रखा हुआ है ABCD रखा हुआ है कंडक्टर, ठीक है। तो ये कंडक्टर हो गया और यहाँ हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है कि इसमें करंट होने की वजह से फोर्स जो लगेगा, यहाँ फोर्स जो लगेगा ये देखिए AB जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में है, ये परपेंडिकुलर में है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा फोर्स। और CD जो है, CD भी इसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो यहाँ फोर्स जो लगेगा वो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। कैसे? तो यहाँ देखिए करंट इसमें कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। AB में करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पर थंब रूल लगाएंगे तो करंट का डायरेक्शन इधर, तो थंब ऊपर की ओर रखेंगे और चारों फिंगर इधर की ओर ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका डॉट। यानी तो फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की ओर, इधर से जा रहा है फोर्स और इधर होके आ रहा है, तो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। उसी तरह करंट का डायरेक्शन देखिए इसमें इधर है तो थंब का डायरेक्शन हम इधर ही रखेंगे और क्रॉस इधर जो है चारों उंगली का डायरेक्शन ऐसे करके ऐसे रोटेट करवाएंगे तो क्रॉस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, और डॉट हो जाएगा यहाँ, ठीक है, नीचे की ओर। और ये यहाँ ऊपर की ओर आ रहा है ऐसे। तो ये जो हो गया आपका ऊपर की ओर आ रहा है। समझ गए? तो इस तरह से जो है
आप यहाँ देख सकते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, और I करंट फ्लो होने के वजह से यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक होने के कारण से यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जो कि AB में बहुत ज़्यादा लग रहा है, AB और CD में बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री में, वही आपका ये BC और AD जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है, तो इनमें जो है कोई फोर्स नहीं लगेगा। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है तो जो फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा। वही अगर मैग्नेटिक फील्ड के ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ फोर्स जो लगेगा वो जीरो लगेगा। वही अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम लोग रख रहे हैं 90 डिग्री के एंगल में, तो फोर्स जो लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन प्लेन ऑफ अ कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड shown in the figure situation, since a plane coil is parallel to the field, there is no force on either BC and AD. By right hand rule, the vertical AB of the coil experience a force F which is directed perpendicular to the paper. There is a equal opposite force on the side CD. The force on AB and CD constitute a couple of whose torque tau is given by. तो AB ऐसे यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर था, ये आपका कॉइल हो गया, ये हो गया AB और ये हो गया CD। इस तरह से ABCD था। तो ABCD में AB और CD के बीच में जो फोर्स लग रहा था, इन दोनों में जो फोर्स लग रहा था AB और CD में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो फोर्स जो है वो टॉर्क के रूप में लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे फोर्स लगने की वजह से वो कॉइल जो है रोटेट कर रहा था। तो टॉर्क जो लग रहा था, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू B। तो फोर्स जो हो गया F हो गया आपका फोर्स, और B जो हो गया वो आपका हो गया उस कंडक्टर का चौड़ाई, विड्थ हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, अगर B जो है, अगर कॉइल का चौड़ाई दिया हुआ है और उसमें करंट अगर हम लोग फ्लो करवा रहे हैं जो कि आपका 90 डिग्री है, किसमें करंट फ्लो कर रहा है 90 डिग्री? AB और CD में। तो AB और CD में अगर 90 डिग्री हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वहाँ फोर्स जो लगेगा, फोर्स इक्वल टू बिल साइन थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का क्या हो जाता है? साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो जब 1 को बिल से इंटू करेंगे तो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू बिल, ये आपका हो जाएगा फोर्स। ठीक है, फोर्स यहाँ लग रहा है। तो फोर्स जो होता है वो ऑलमोस्ट टॉर्क की तरह ही होता है। तो फोर्स हम लोग मान लें सिमिलरली जो हो गया वो टॉर्क हो गया टाउ। तो टॉर्क को हम लोग किस तरह से दिखाएंगे? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा टॉर्क टाउ इज इक्वल टू बिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉइल का जो चौड़ाई है वो हम लोग उससे इंटू कर देंगे, जितना चौड़ाई है वहां पे उससे हम लोग बिल को इंटू कर देंगे। ठीक है, तो निकल के आएगा टॉर्क टाउ इज इक्वल टू BILB, ये निकल के आया टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये L भी है और आपका B भी है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, कंडक्टर का लेंथ और कंडक्टर का ब्रेथ दिया हुआ है, तो एरिया निकल जाएगा। एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉर्क। अब जो टॉर्क हो जाएगा T इज इक्वल टू BIA, क्योंकि L और B के जगह पे हम लोग एरिया को लिख दिए, तो हो गया कुछ इस तरह। अब अगर हम लोग वहां पे एक कंडक्टर ले रहे हैं तो वहां पर BIA हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन तो अब उसी का टर्न अगर हम लोग बना दें, जो टॉर्क जो लगेगा उसमें वो लगेगा आपका टाउ इज इक्वल टू BI, N हो गया नंबर ऑफ कंडक्टर, और A पहले क्या था, हम लोग एक कंडक्टर को ले रहे थे और यहाँ पे करंट हम लोग फ्लो करवा रहे थे, लेकिन अभी नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे बढ़ा दिए, तो टॉर्क जो लगेगा टाउ इज इक्वल टू BINA। ठीक है, ये लगेगा बिना जैसे नाम होता है किसी का, वो आप बिना समझ लीजिए। तो टॉर्क जो लगेगा इसमें, नंबर ऑफ कंडक्टर अगर है उसमें ज़्यादा है, टर्न्स जो ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो लगेगा BINA लगेगा। अगर एक कंडक्टर की बात करें तो वहाँ पर टॉर्क जो लगेगा T इज इक्वल टू BIA लगेगा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट 2 में दिया हुआ कि अगर कोई कॉइल को हम लोग किसी एंगल में रखते हैं, अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री में रख रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे कि उस मैग्नेटिक फील्ड में, सेम मैग्नेटिक फील्ड में वही कॉइल को हम लोग किसी एंगल में रखेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए
तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री में ये कंडक्टर को रखे। अब हम लोग क्या किए कि कुछ एंगल यहाँ पे बना के रखे। तो यहाँ पर एंगल बनाने से क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ फोर्स लगा और कुछ कम फोर्स लगा। मतलब पहले जो है 90 डिग्री में मैक्सिमम फोर्स लग रहा था, अब जो है कुछ कम फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या था, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा था, ठीक है। तो अब यहाँ कुछ एंगल से यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स हो जाएगा BIL, जितना डिग्री का एंगल होगा वहां पर उतना डिग्री का यहाँ पर हम लोग फीड करेंगे, थीटा का जगह पे यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर फोर्स देखेंगे, जो निकल के आएगा वही यहाँ पे फोर्स होगा, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री का एंगल अगर होगा तो 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 डिग्री 1, तो फोर्स होगा BIL, इतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वहां हम लोग समझ गए कि फोर्स क्या लग रहा है। अब वो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, टॉर्क जो निकल रहा था, टॉर्क निकल रहा था BINA, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ एंगल से हम लोग एंट्री करवा रहे हैं, कुछ एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर टॉर्क जो होगा टाउ इज इक्वल टू BINA कॉस थीटा। जितना डिग्री का एंगल रहेगा उतना हम लोग डाल देंगे और वहां पे हम लोग टॉर्क निकल जाएगा हम लोगों का, ठीक है। यहां कह रहा है फॉर अ वैल्यू ऑफ थीटा अदर देन 0 द फोर्स ऑन साइड BC एंड AD आर इक्वल एंड अपोजिट एंड आर ऑलवेज पैरेलल टू द एक्सिस रोटेशन, देयरफॉर द कैंसल आउट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक कॉइल हम लोग लिए थे, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। तो कह रहा है ये BC और ये AD, ये जो है आप मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल में था, पैरेलल में था, इक्वल और अपोजिट है। ये इसमें करंट इधर से जा रहा है और इसमें करंट इधर से जा रहा है, तो जो फोर्स इसमें तो फोर्स लग नहीं रहा है, लेकिन यहाँ देखिए करंट का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। तो अपोजिट में होने के कारण से यहाँ पर जो थोड़ा बहुत भी जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे के कैंसल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो है खत्म हो जा रहा है कैंसल आउट होके, ठीक है। आज का टॉपिक जो है हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे दोस्तों। ये 4 टॉपिक को हम लोग आज कवर किए हैं। बाय-सेवर्ट लॉ का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अगर समझाने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसको समझने में, ठीक है। इसको मैं आराम से समझाना चाहूँगा ताकि आप लोग को जो कोई भी है प्रॉब्लम जो है वो इसके रिगार्डिंग जो है कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आए, ठीक है। क्योंकि बाय-सेवर्ट लॉ जो है वो बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है बाय-सेवर्ट लॉ से ही स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इधर जो है थ्योरी क्लासेस चल रहा है और थ्योरी क्लासेस के पैरेलल ही एक 2020 सीजन का हम लोग क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर टॉपिक के बाद वो आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपको उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जब वो क्वेश्चन आप टिक लगाएंगे तो आपका जो वो टॉपिक है वो क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग वो 2020 का सीजन भी आप लोग साथ ही साथ पैरेलल देखते रहिए। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया वो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी तरह अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।